मैंने आज तक कभी भी कोई बंदा ऐसा नहीं देखा जो यहाँ पर एज स्टूडेंट आया हो और उसने डिग्री कंप्लीट की हो और उसको फिर बाद में पीआर ना मिली हो। इसलिए डिग्री प्रोग्राम्स में यहाँ पे फ़ायदा ये है कि जब आप उनसे क्वालिफाई करेंगे, जब आप उनसे ग्रेजुएट हो जाएंगे, तो जितनी आपकी डिग्री की ड्यूरेशन थी उतनी देर का आपको वो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट दे देंगे। पोस्ट स्टडी वर्क परमिट क्या चीज़ है कि बेसिकली आपके पास ओपन वर्क परमिट होगा, आप कनाडा में किसी भी एम्प्लॉयर के साथ काम कर सकते हैं। आपने मेक श्योर करना है कि आप जिस भी प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं वो इस लिस्ट में मौजूद हो, बिकॉज ये वो वाले इंस्टीट्यूशंस हैं जिनसे अगर आप ग्रेजुएट करेंगे किसी प्रोग्राम में तो फिर आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए आप एलिजिबल होंगे। सो दिस इज़ वेरी गुड चांस फॉर दोज पीपल हु आर मैरिड। फॉर एग्जांपल अगर किसी की वाइफ जो है वो किसी प्रोग्राम में एडमिशन ले लें तो हस्बैंड काम कर सकते हैं, और अगर हस्बैंड किसी प्रोग्राम में एडमिशन ले लें तो वाइफ अगर साथ आ जाए तो वो काम कर सकती हैं यहाँ पर। इस दौरान इफ़ दे हैव ए चाइल्ड ओवर हियर, दैट चाइल्ड वुड बी ए कैनेडियन सिटीजन। कनाडा ने कुछ जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए एक स्पेशल वीज़ा प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम प्रोग्राम। अगर आप इस प्रोग्राम के तहत अप्लाई करेंगे तो आपको 20 दिन के अंदर आपको वीज़ा मिल जाएगा। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ योर होस्ट फरहान इकबाल एंड यू आर वाचिंग न्यूज़ पॉइंट। आज जो मैं वीडियो आपकी खिदमत में लेके हाजिर हो रहा हूँ, इसके लिए बहुत ज़्यादा डिमांड थी और काफ़ी देर से लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम इसके ऊपर वीडियो बनाएं। तो जी हाँ, आज की हमारी वीडियो जो है वो स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर है। कनाडा का आप स्टूडेंट वीज़ा किस तरीके से ले सकते हैं, उसका क्या आपको बेनिफिट्स हैं एंड ऑल दैट। तो सबसे पहले जो वीडियो में हम चीज़ डिस्कस करेंगे वो ये है कि किस बंदे को स्टूडेंट वीज़ा कंसिडर करना चाहिए या किसके लिए स्टूडेंट वीज़ा के तौर पर कनाडा में आना एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। दूसरी पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि ज़ाहिर है स्टूडेंट वीज़ा आपको तब मिलेगा जब आप कनाडा की किसी यूनिवर्सिटी या किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेंगे। और तीसरी सेक्शन में हम चेक करेंगे कि आपको तकरीबन कितने पैसे चाहिए होंगे अप्लाई करने के लिए। और चौथे सेक्शन में हम देखेंगे कि अगर आपको स्टडी परमिट और कनाडा में आप पहुंच जाते हैं तो आप यहाँ पर कितने घंटे काम कर सकते हैं और तकरीबन हाउ मच मनी यू कैन मेक आउट ऑफ इट एंड हाउ मच मनी यू वुड हैव टू ब्रिंग फ्रॉम योर होम। सबसे पहला सेक्शन जो है इसमें हम देखते हैं कि किन के लिए स्टूडेंट वीज़ा जो है वो एक सूटेबल ऑप्शन है। एक्सप्रेस एंट्री में आपका नाम नहीं आ रहा तो आप स्पेशली इफ़ यू आर अंडर 30 ईयर्स तो आपके पास कनाडा में आने का बहुत जो अच्छा मौका है अब वो ये है कि आप यहाँ पे एज स्टूडेंट आ जाएँ, किसी ऐसे प्रोग्राम में एडमिशन लें, फॉर एग्जांपल मास्टर्स में, MBA में या किसी और डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लें। इसलिए डिग्री प्रोग्राम्स में यहाँ पे फ़ायदा ये है कि जब आप उनसे क्वालिफाई करेंगे, जब आप उनसे ग्रेजुएट हो जाएंगे तो जितनी आपकी डिग्री की ड्यूरेशन थी उतनी देर का आपको वो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट दे देंगे। पोस्ट स्टडी वर्क परमिट क्या चीज़ है कि बेसिकली आपके पास ओपन वर्क परमिट होगा, आप कनाडा में किसी भी एम्प्लॉयर के साथ काम कर सकते हैं। तो अगर आप कनाडा में 1 या 2 साल जब आप काम कर रहे हैं और आपके पास कनाडा की डिग्री भी हो तो आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में बहुत अच्छे खासे नंबर बन जाएंगे और आप इंशाल्लाह फॉरेन इमिग्रेशन कनाडा की अप्लाई करके आप यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंट बन जाएंगे। मैंने आज तक कभी भी कोई बंदा ऐसा नहीं देखा जो यहाँ पर एज स्टूडेंट आया हो और उसने डिग्री कंप्लीट की और उसको फिर बाद में पीआर ना मिली हो। ऑस्ट्रेलिया में कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है कि वो वहाँ पे एज स्टूडेंट गए थे या पहले वो टेम्परेरी रेजिडेंट के तौर पे वहाँ पे गए थे तो अब उनको परमानेंट होने में प्रॉब्लम हो रही है। तो कनाडा में ये मसला नहीं है। कनाडा में अगर आप स्टूडेंट आएंगे तो 99% चांस यही है कि आपको पीआर यहाँ पर मिल जाएगा बहुत आसानी के साथ। इनके लिए ये फ़ायदेमंद है कि वो स्टूडेंट वीज़े को एक्सप्लोर करें। मेरे ख्याल में जो लोग अंडर 30 हैं, स्पेशली जो लोग अनमैरिड हैं, उनके लिए ये आइडियल है। अब वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं जिसमें मैं ये बताऊंगा कि आपको किन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेना चाहिए, एडमिशन आपको किस तरीके से सर्च करना चाहिए। तो सबसे पहला काम तो आप ये करें कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जो कि है डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशंस का, आपने मेक श्योर करना है कि आप जिस भी प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं वो इस लिस्ट में मौजूद हो, बिकॉज ये वो वाले इंस्टीट्यूशंस हैं जिनसे अगर आप ग्रेजुएट करेंगे किसी प्रोग्राम में तो फिर आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए आप एलिजिबल होंगे और आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा। एडमिशन किस तरीके से लेना है और एडमिशन के लिए आपने यूनिवर्सिटीज़ या जो इंस्टीट्यूशन हैं वो किस तरीके से सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर आप 3.5 टाइप वाली कैटेगरी में हैं तो आप जो टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ हैं कनाडा में उनमें है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, ये वैंकूवर में है, और इसी तरीके से मैकगिल यूनिवर्सिटी जो है वो मॉन्ट्रियल में है। मैं कहूँगा ये तीनों जो हैं ये सबसे टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप इनमें नंबर 1 के तौर पे अप्लाई करें। यहाँ पर भी आप मास्टर्स या जो MS थीसिस वाला प्रोग्राम है उसमें अप्लाई करें, बिकॉज अगर आपका एडमिशन हो गया तो वो फुली फंडेड होगा, आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी, बल्कि वो आपको मंथली स्टाइपेंड भी देंगे। सेकंड ईयर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें
रैंकिंग देख सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में मैकमास्टर हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ रायरसन हो गया, कार्ल्टन हो गई, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा हो गई, ये तकरीबन सेकंड टीयर की यूनिवर्सिटीज़ में आ जाएंगी। और उसके बाद बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप सिंपल गूगल पे जाके लिखेंगे तो आपको यूनिवर्सिटी की लिस्ट मिल जाएगी और आप उनकी रैंकिंग देख सकते हैं। तो अगर आपका काफ़ी अच्छा GPA है तो आप MS वाला जो प्रोग्राम है उसमें अप्लाई करें। उसके लिए तरीका ये है कि आप जो प्रोफेसर्स हैं उनको कांटेक्ट करें, उनको अपना रिसर्च इंटरेस्ट बताएं। अगर आप उनसे मैच करता है तो आप वो कांटेक्ट करेंगे, और अगर आपको MS प्रोग्राम में एडमिशन मिल गया तो वो फुली फंडेड होगा, आपको वो मंथली स्टाइपेंड देंगे एंड इट विल फुली कवर योर फीस। सेकंड ऑप्शन के तौर पे आप मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। उसमें फंडिंग ऑलमोस्ट किसी को नहीं मिलती, उसमें आपको अपनी फ़ीस वगैरह खुद से देनी पड़ेगी। अगर आप इससे थोड़ी तरह नीचे वाली कैटेगरी में हैं, कोई तकरीबन 3 GPA वाले या उस टाइप के हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग वाले प्रोग्राम्स में अप्लाई करें। और किन प्रोग्राम्स में अप्लाई करें, आप सिंपली सिर्फ एक क्राइटेरिया रखें कि किस यूनिवर्सिटी से फ़ीस सबसे कम है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ आप यहाँ से ग्रेजुएट होंगे तो को बहुत 19-20 का फ़र्क होगा आपकी प्लेसमेंट में कि आपने किस यूनिवर्सिटी से किया है। बाकी वो आपकी स्किल और आपकी जो इंटरव्यू में जो आपकी परफॉर्मेंस है उसकी बेस पे आपको यहाँ पे जॉब मिलेगी और उसकी बेस पे आप सक्सेसफुल होंगे। तो सिर्फ और सिर्फ एक क्राइटेरिया रखें कि आप अपना जो भी आपका डिसिप्लिन है, मैंने इंजीनियरिंग के हवाले से ज़्यादा बात की, लेकिन आपका जो भी डिसिप्लिन है उसमें जो सबसे चीप यूनिवर्सिटी है जिसकी फ़ीस सबसे ज़्यादा कम है, आप उसमें अप्लाई कर लें। जिसकी फ़ीस कम होगी वहाँ पर एडमिशन होने का चांस भी ज़्यादा होगा। तो आप जिस भी प्रोग्राम में हैं उसमें सबसे सस्ती फ़ीस वाला जो प्रोग्राम है वो सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मैंने MBA की फ़ीस चेक की थी मेमोरियल यूनिवर्सिटी की, वो बहुत कम है। वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी MBA से शायद उसकी कम फ़ीस बनती होगी। मेरा ख्याल है $4-5 हज़ार थी। मैं अभी लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको खुद से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपके पास यूनिवर्सिटीज़ के अलावा बहुत सारी जो ऑप्शन हैं वो डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कॉलेजेस हैं। फॉर एग्जांपल शेरिडन हो गया, मोहा कॉलेज हो गया, और बेशुमार हैं। आपके लिए सजेस्ट मैं अगेन फिर से वही करूँगा कि आप जो आपका रेलेवेंट फील्ड ऑफ स्टडी है उसमें प्रोग्राम सर्च करें और सिर्फ एक क्राइटेरिया रखें कि फ़ीस किसकी सबसे ज़्यादा कम है। और अगर आपको फ़ीस कम पे भी एक जैसे मिल जाए तो फिर जो उन यूनिवर्सिटीज़ में कोशिश करें कि जो अटलांटिक साइड पे हैं, जो ईस्टर्न साइड पे हैं, उसका फ़ायदा ये है कि कल को जब आप वहाँ से ग्रेजुएट होंगे तो उनके ग्रेजुएट्स के लिए इमिग्रेशन लेना और भी ज़्यादा आसान है। वैसे तो ये है कि अगर आप कनाडा में इंशाल्लाह किसी भी यूनिवर्सिटी में आ गए और आपने डिग्री कंप्लीट कर ली, आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिल गया, तो इंशाल्लाह 100% चांस है, 100% आई वुड से कि गारंटीड है कि आपको PR मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अटलांटिक साइड पे जाते हैं तो आपको PR ज़्यादा जल्दी मिल जाएगा। तो एडमिशन आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें या आप डिग्री इंस्टीट्यूशंस जो हैं अप्लाई करें, मेजॉरिटी के लिए आपको, मेजॉरिटी क्या बल्कि 100% के लिए आपको ECA या अपने डिग्रीज़ की इक्वलेंसी करवानी पड़ेगी कनाडा के कुछ इंस्टीट्यूशन से। उस पर मैं पहले 2 वीडियोस बना चुका हूँ कि सबसे फास्ट जो है वो वेस्ट से है, लेकिन वेस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ को नहीं करता। तो अगर आप वेस्ट से नहीं करवा सकते तो एक और दूसरा इंस्टीट्यूशन है CES, आप उससे करवा लें। ये काम आप जल्द से जल्द स्टार्ट कर दें तो बेहतर है, बिकॉज इसमें तकरीबन 2 से 3 महीने या 3 से 4 महीने का टाइम लगता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप वेस्ट से करवा रहे हैं या CES से करवा रहे हैं। दूसरी रिक्वायरमेंट जो मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में कम से कम है वो है IELTS की। जनरली आपका सब में 6 हो तो वो दैट इज़ एक्सेप्टेबल, लेकिन अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो उसकी होता है रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा हो। और अगर आप किसी जो कॉलेजेस जो मैंने जिक्र किया था, जिनका शेरिडन हो गया, मोहक हो गया, जॉर्ज ब्राउन हो गया, इनमें जा रहे हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट हो सकता है कम हो। और मुमकिन है कि किसी अगर आप ऐसे प्रोग्राम में हो तो उसके लिए वो IELTS के बगैर भी आपको एडमिशन दे दें। वो डिपेंड करेगा अगेन कि आपका कौन सा डिसिप्लिन है और आपने जो पहले किया है वो किस यूनिवर्सिटी से किया है। फॉर एग्जांपल मैंने मैकमास्टर से MNG किया था, तो मैकमास्टर में था कि अगर आपने पहले लम्स से पढ़ा हुआ है तो आपको IELTS देने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी माशाल्लाह से जो डिग्री थी वो लम्स से थी, तो मुझे IELTS देने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने चूँकि दिया हुआ था तो मैंने उसका रिज़ल्ट उनको भेजा था एनीवेज। वो आपका जो भी फील्ड है उसके हिसाब से आप चेक करें। और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ में कम से कम अप्लाई करें, और अगर आप ज़्यादा में कर सकते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है, बिकॉज एक में नहीं होगा तो दूसरी में होगा, दूसरी में नहीं होगा तो तीसरी में होगा। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने तकरीबन 10 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, तो 10वीं यूनिवर्सिटी में उनका जाके एडमिशन हुआ था, यूनिवर्सिटी ऑफ विंजर में।
गूगल करें आपके जहाँ जहाँ पे भी आपका डिसिप्लिन है, और जो मैंने बताया कि आप रेफरेंस सबसे ज़्यादा ये रखेंगे फ़ीस किसकी कम है, जहाँ पे फ़ीस कम है वहाँ पर आप अप्लाई करें। तो आपने इनमें अप्लाई कर दिया, उसके बाद आपका एडमिशन हो गया, तो कंग्रेचुलेशंस। अब आते हैं जो तीसरा मरहला है हमारे वीडियो का, कि आपका एडमिशन हो गया तो आपने वीज़ा किस तरीके से लेना है। तो कनाडा ने कुछ जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए एक स्पेशल वीज़ा प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम प्रोग्राम, और फॉर्चुनेटली इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। अगर आप इस प्रोग्राम के तहत अप्लाई करेंगे तो आपको 20 दिन के अंदर आपको वीज़ा मिल जाएगा। इसकी कुछ शराइत हैं। एक तो ये है कि आप ज़ाहिर है पाकिस्तान में रहते हों, अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, लेकिन अगर आप यूएई में जॉब कर रहे हैं या अगर सऊदी अरब में आप रह रहे हैं तो आप वहाँ से इस प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर सकेंगे। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई करेंगे, STS प्रोग्राम। इसकी कुछ और शराइत जो हैं कि एक तो पहली शर्त ये है कि आपका जो IELTS है उसमें चारों मॉड्यूल्स में 6 होना चाहिए मिनिमम। अगर आपका चारों मॉड्यूल्स में 6 नहीं है तो फिर आप STS में अप्लाई नहीं कर सकेंगे। दूसरी शर्त यह है कि आप यहाँ पे गारंटीड इन्वेस्टमेंट सेविंग्स अकाउंट में $10,000 जमा करवाएंगे। कैनेडियन बैंक्स हैं कुछ, फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल है, नोवा स्कोशिया है, और भी काफ़ी सारे बैंक्स हैं जो गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट या गारंटीड इन्वेस्टमेंट सेविंग अकाउंट खोलेंगे स्टूडेंट्स के लिए। उसमें आप $10,000 मिनिमम जमा करवाएंगे। वो $10,000 जब आप कनाडा में आएंगे तो आपको मंथली मेरे ख्याल $600 या $700 करके वो देते जाएंगे। दिस इज़ टू इंश्योर कि जो बंदा कनाडा आ रहा है उसके पास अपने एक्सपेंसेस पे करने के लिए पैसे होंगे। तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपने पहले साल की जो पूरी फीस है वो जमा करवाई हुई हो। अगर तो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपका MS में एडमिशन हो गया जिसमें आपकी फ़ी है ही नहीं है तो फिर ज़ाहिर है आपको इस किस्म की शराइत जो है पूरी नहीं करनी पड़ेगी, बिकादा वहाँ से लेटर दे देंगे कि मेरी फ़ीस भी पे हो गई है और वो मुझे मंथली स्टाइपेंड भी दे रहे हैं। चौथी शर्त ये है कि जो डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे आपने एक्सेप्टेंस लेटर लेना है, वो आपने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ लगाना है। उसके अलावा आप अपफ्रंट अपना मेडिकल करवाएंगे। वो मेडिकल कहाँ से हो सकता है उसकी लिस्ट आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। मेरा ख्याल है 18-19 हज़ार रुपया उसकी फ़ीस है और वो आपका मेडिकल करेंगे, उसके बाद आप वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। STS प्रोग्राम का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो आते हैं वीडियो के चौथे हिस्से की तरफ, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप कनाडा में आपको स्टडी परमिट मिल गया तो आप कनाडा में कितना काम कर सकते हैं, और अगर आपकी फैमिली है तो आप उसके लिए आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अगर तो आप मैरिड हैं और आपको स्टडी परमिट मिल जाता है तो आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ को भी साथ ला सकते हैं, और जो डिपेंडेंट होंगे उनको लकीली वर्क परमिट मिल जाएगा, और वो जब तक आपका स्टडी परमिट वैलिड है वो उनके पास वर्क परमिट होगा और वो कनाडा में काम कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड चांस फॉर दोज पीपल हु आर मैरिड। फॉर एग्जांपल अगर किसी की वाइफ जो है वो किसी प्रोग्राम में एडमिशन ले लें तो हस्बैंड काम कर सकते हैं, और अगर हस्बैंड किसी प्रोग्राम में एडमिशन ले लें तो वाइफ अगर साथ आ जाए तो वो काम कर सकती हैं यहाँ पर। इस दौरान इफ़ दे हैव ए चाइल्ड ओवर हियर दैट चाइल्ड वुड बी ए कैनेडियन सिटीजन। उसके अलावा अगर आप मैरिड नहीं हैं, खुद से भी अगर आप आ रहे हैं, तो जब आपको स्टडी परमिट मिलता है तो आप 20 आवर्स ए वीक काम कर सकते हैं जब आपकी स्कूल चल रहा हो, और जब आपका समर टर्म है या आपका स्कूल की टर्म नहीं है तो then आप 40 आवर्स ए वीक काम कर सकते हैं। ओंटारियो में जो मिनिमम वेज है वो $14 एन आवर है, तो अगर आप 20 घंटे हफ्ते में काम करें तो आपको $280 मिल जाएंगे। उसमें से टैक्स वगैरह काट के या मुख्तलिफ जो डिडक्शंस हैं वो काट के $200-250 आपको हफ्ते के मिल जाएंगे। तो अगर आप पूरा महीना काम करें तो आपको रफली $1,000 मिल जाएंगे। मेरा जो एक्सपीरियंस है कि $1,000 एक बंदे के लिए यहाँ पर तकरीबन, अगर वो स्पेशली ऑन स्टूडेंट बजट रहे तो गुजारा कर सकता है। करने को आप 2,000 भी उड़ा सकते हैं, और अगर आप बहुत लेविश हैं तो आप ज़्यादा भी खर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टूडेंट बजट पे रहें, आप शेयर्ड अकामोडेशन में रहें, खाना वगैरह खुद से बना लें, तो आप $1,000 में तकरीबन गुजारा कर सकते हैं यहाँ पर। और अगर आप स्पाउस के साथ आ रहे हैं तो आपकी स्पाउस भी काम करेंगी क्योंकि उनके पास वर्क परमिट होगा, और आप पार्ट टाइम काम करेंगे तो तकरीबन इतने पैसे आप लोग बना लेंगे कि आपका यहाँ पे जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो कवर हो सके। मोस्ट लाइकली आपको जो फ़ीस है वो अपनी पाकिस्तान की सेविंग्स से या इंडिया की जो भी सेविंग्स हैं वहाँ से देनी पड़ेगी। इतने पैसे बनाना बहुत मुश्किल है कि आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस भी पूरी करें और आप अपनी फ़ीस भी पूरी करें। तो इसलिए मैंने पहले कहा था कि कोशिश आपने करनी है कि एडमिशन आपने वहाँ पे लेना है जिसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा कम है। इसके बारे में मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसको इंशाल्लाह आंसर करेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको थम्स अप दीजिएगा, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली,
And if you haven't subscribed our channel, consider subscribing our channel. We share a lot of material on Canadian immigration and Canadian visas on our channel on a regular basis. Until next time, this is your host Farhan Iqbal signing off. Assalamu alaikum.